प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज अपना टॉपिक सेट थ्योरी पार्ट फर्स्ट अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाते हो, टाइम भी बहुत कम लगता है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, जानदार तरीके से सीखिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेट थ्योरी। सबसे पहले अपन लोग इसमें सेट को डिफाइन करेंगे। समुच्चय क्या है, डेफिनेशन ऑफ द सेट, ये अपना टॉपिक है। समुच्चय सिद्धांत, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे समुच्चय को। सेट की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समुच्चय कहलाता है। A well-defined collection of objects called a set. स्टूडेंट्स, वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। हमें समझना चाहिए इस बात का क्या तात्पर्य है। सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह का मीनिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह समझना बहुत जरूरी है भैया। तो देखिए, एक ऐसा संग्रह है जिसमें यह स्पष्ट किया जा सके, एक ऐसा संग्रह है जिसमें यह स्पष्ट किया जा सके कि कोई वस्तु उस संग्रह में विद्यमान है या नहीं है, विद्यमान है या नहीं है। देखिए, एक ऐसा संग्रह है जिससे किसी वस्तु के बारे में यह स्पष्ट किया जा सके कि वो वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। आप लोग मेरे को बताइएगा कि कौन कौन से कलेक्शंस जो हैं वो सेट में इंक्लूड है और कौन कौन से कलेक्शन सेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है,
मैं कुछ कलेक्शन दे रहा हूं आपको, वो वेल डिफाइन है या नहीं है ये आपको पहचान करनी है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा वो आप लोगों का सेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत के राज्यों का संग्रह है। आप लोग इस बात को अच्छे से देख लीजिए कि एक ऐसा संग्रह है जिसमें किसी वस्तु के बारे में यह बताया जा सके कि वो वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है। वो आप लोगों का जो संग्रह है वो क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, वेल डिफाइन होगा। देखिए, भारत के राज्यों का संग्रह, जैसे मैं आपको कोई नाम बताऊं कि राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में आप लोग कहेंगे कि आप लोगों के आपने जो कलेक्शन दिया है वो क्या दिया है, भारत के राज्यों का संग्रह आप लोगों ने लिया है, और आप लोग कह रहे हो कि राजस्थान, तो आपका दिमाग कहेगा कि राजस्थान इसमें इंक्लूड है। आपने कहा सीकर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो किसी भी वस्तु के बारे में यह बताया जा सकता है कि वो वस्तु इसके अंदर है या नहीं है। महाराष्ट्र, जैसे है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। हमारे दिमाग को ये दिशा मिल रही है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमें इस बात का पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। जब हमारे दिमाग को डायरेक्शन मिल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, तो वो जो आपका कलेक्शन है वो अपने आप वेल डिफाइन हो जाएगा। जैसे अपन लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, हमें ये पता लग गया कि इसमें क्या क्या आएगा। जब हमें इस बात का पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या आएगा, तो वो ऑटोमेटिक वेल डिफाइन हो गया। तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, दूसरा लिखता हूं, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का संग्रह है। अब आपको कोई कहा जाए, कहे भैया देखो ये वाली जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की क्लास है या जो सेकंड ग्रेड की क्लास है, आप में से बुद्धिमान कौन कौन है, तो क्या आपके माइंड को डायरेक्शन मिल रही है? क्या आप किसी का चयन कर पाएंगे? बुद्धिमान सभी हैं, कोई किस पार्ट में, कोई किस पार्ट में, कोई पढ़ाई में, कोई खेलने में है, कोई अदर कार्यों में है, कोई बिजनेस में है। तो सबकी अपनी अलग अलग क्या है, अपनी अलग अलग विशेषता है, अपनी अलग अलग क्वालिटी है। तो अपन लोग इस शब्द से ये नहीं जान पाएंगे कि अपन लोग इसके अंदर किस किस को शामिल करें, किस किस को शामिल नहीं करें। हमारे दिमाग को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि इसमें क्या आएगा इस क्लास में से, और कौन आएगा इसमें से, इस क्लास में से, और कौन इसमें नहीं आएगा। हमारे दिमाग को कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं है, सेट नहीं है। जैसे मैं आपसे और बात कहूं, यूं कह दूं कि राजस्थान में अमीर लोगों का संग्रह है। अब क्या मैं आपसे ये कहूं कि भैया तुम राजस्थान में अमीर लोग ढूंढ के बताओ रे कौन कौन है, तो आपके दिमाग में क्या होगा? आप लोग सर्च करेंगे तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि अमीर क्या है, किस चीज को अमीर कह रहे हैं, अमीर कौन है। तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, आप लोग पर्टिकुलर कोई कलेक्शन नहीं देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये चीजें शामिल होने वाली हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया देखो राजस्थान में वो आदमी बताओ जिनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो फिर अपन लोग इस चीज को तो सर्च कर सकते हैं, भाई 2 करोड़ से ज्यादा जो रुपए जिसके अकाउंट में है वो सारे अमीर लोग हैं। तो फिर उनकी तो अपन लोग एक सूची बना सकते हैं, तो वो तो एक वेल डिफाइन के अंदर अपन लोग शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर क्या दे दी, इंडिकेशन दे दी, एक कंडीशन दे दी कि भैया 2 करोड़ से ऊपर वाले सारे अमीर हैं, तो अमीर को डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, उस केस में तो ये सेट बन जाएगा, बट इस केस में अमीर लोगों का संग्रह है, इस केस के अंदर ये सेट नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे मान लो यूं कह दूं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है
इंडियन इंडियन जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, में अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं? सारे अच्छे हैं अपनी जगह, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है? तो क्या आप लोग पर्टिकुलर कुछ बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज आएगी? नहीं बता पाएंगे आप लोग, ठीक है? तो ये भी क्या नहीं है, ये भी आपका सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइन नहीं हुआ ये। हाँ, और मैं जैसे आपसे यूं कहूं कि भैया एक कक्षा में, एक कक्षा के अंदर एक क्लास के अंदर हाँ, एक कक्षा में सर्वाधिक लंबाई वाले 5 छात्र, तो आप ये चीज छांट सकोगे क्लास के अंदर। तो ये देख लोगे कि सबसे ज्यादा हाइट वाले जो 5 लड़के हैं वो आप लोग के कौन कौन से लड़के हैं, तो इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। तो ये आपको ये पता लग गया कि इस कलेक्शन के अंदर ये वस्तुएं शामिल हैं, ये वस्तुएं शामिल नहीं है, ठीक है भाई? फला फला विद्यार्थी तो इस कलेक्शन में शामिल होगा और फला फला विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होगा। आपको इस बात का पता लग गया। तो मेन बात यही है स्टूडेंट की किसी वस्तु के बारे में ये बताया जा सके कि ये वाली वस्तु उसमें है या उसमें नहीं है। अगर आप ये डिसाइड कर सकें कि कौन कौन तो इसमें आएगा और कौन कौन इसमें नहीं आएगा, तब आप लोगों का वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन कौन तो इसके अंदर है और कौन कौन इसके अंदर नहीं है, तब वो वेल डिफाइन नहीं होगा और वो कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। ये वाली बात आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। या यूं कह दूं कि भैया प्रथम 10 से प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो आप लोगों के दिमाग को दिशा मिल गई कि भाई 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखनी है ना? तो इस प्रकार से जो सुपरिभाषित जो संग्रह है, ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आती हुई। यूं कहते हैं कि एक क्लास में सबसे ज्यादा वजन वाले 5 लड़के, तो भैया सबका अलग अलग वेट कर लो और उनमें जो टॉप 5 वेट वाले लड़के उनको छांट लो। तो आपको पता लग गया ना कि ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइन हो गया। आपको ये पता लग गया कि रवि इसमें आएगा, या कमल इसमें आएगा, या संजय इसमें आएगा, या रवीना इसमें आएगी, या संध्या इसमें आएगी। ये आपको पता लग गया कि कौन कौन व्यक्ति तो इसके अंदर आएंगे और कौन कौन विद्यार्थी इसमें नहीं आएंगे। आपके दिमाग को ये पता लग गया। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया। ओके, तो इस तरह से सेट को अपन ने डिफाइन किया कि सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट। ओके, तो इसके साथ ही अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेट को स्टूडेंट डिनोट किससे करते हैं? सेट को डिनोट किससे करते हैं, देखिए इस बारे में बात करते हैं। समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। समुच्चयों को इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर है स्टूडेंट, उनसे हम लोग इनको व्यक्त, इनसे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं, सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं, उनको अपन लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनको सामान्यतः है
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। समुच्चय का संकेतन जो है वो अभी आपने देखा कि समुच्चय को किससे डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट अपन लोग बात करते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे अपन लोग करेंगे इस बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं। समुच्चय के निरूपण की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। समुच्चय के निरूपण की दो विधियां होती हैं। नंबर एक विधि है, वो है रोस्टर विधि भी कह सकते हैं, सूची विधि भी कह सकते हैं, सारणी रूप भी कह सकते हैं। रोस्टर या फिर सूची या फिर सारणी, मतलब इंग्लिश में भी अपन लोग इनको कह देते हैं रोस्टर, या फिर आपकी लिस्टिंग मेथड, या फिर आपका टेबुलर फॉर्म। ये लीजिए आप समुच्चयों को स्टूडेंट अपन लोग सबसे जो पहला मेथड है रिप्रेजेंट करने का वो है रोस्टर मेथड, या आपकी लिस्टिंग मेथड, या फिर आपका टेबुलर फॉर्म। इसके अंतर्गत क्या करते हैं स्टूडेंट, अपन लोग इस विधि में अवयवों की सूची बनाकर अवयवों की सूची बनाकर बिना पुनरावृत्ति किए कोमा लगाते हुए मजले कोष्ठक में लिखते हैं। कर्ली ब्रेसेस में मजले कोष्ठक में लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला जो मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का वो कौन सा है? रोस्टर है, या फिर इसको अपन लोग आप लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको लिस्टेड कर लेते हैं। लिस्टेड करने के बाद में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, और बिना रिपीटिंग के जो एलिमेंट हैं उनको अपन लोग लिख देते हैं कोमा लगाते हुए, कर्ली ब्रैकेट में अपन लोग उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जैसे मैं सेट ऐसे
सेट ऐसे लिख रहा हूं, तो अपन लोग क्या करेंगे, 1 2 3, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, आप 5 को पहले लिख दे, 4 को बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ऑर्डर का कोई प्रेफरेंस नहीं है, एलिमेंट को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आपके 10 के 10 एलिमेंट मैंने लिख दिए। एक एग्जांपल और दे देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, वोवेल्स का सेट, वोवेल्स का सेट, आप लोग इसको 20 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपको पता है वोवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट भी जानते होंगे आप सारे। 21 कॉन्सोनेंट और 5 क्या है, वोवेल्स है ना। तो ये पहला मेथड आप लोगों ने अभी सीखा, निरूपण का पहला मेथड समझ में आ गया सबको, पहला मेथड सबको पता लग गया। ओके, टेबुलर मेथड आप लोगों का है, एलिमेंट्स को सूची बना लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस में अपन लोग इनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कोमा लगाते हुए। तो ये पहली विधि आप लोगों ने अभी सीखी सेट्स के रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, जैसे आपको कोई कह दे यार 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को समुच्चय लिख के बताओ, तो 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं यहां तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो दिमाग में ये बात उत्पन्न हुई कि उस सेट को कैसे लिखा जाए, है ना। तो उस समय जो ये मेथड, जो अपन लोग जो दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, वो उस समय अपने काम में आता है। देखो दूसरा मेथड क्या है, सेट सेट बिल्डर मेथड। इसको अपन लोग निर्माण विधि या नियम विधि से अपन लोग इसको जानते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण विधि या आपकी नियम विधि। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को अवयवों के लिए अक्ष संकेत लिखकर गुणधर्म पीएक्स का उल्लेख करते हैं। एक्स जिस प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी अपन लोग एक्स के आगे लिख देते हैं इस तरह से, एक्स जबकि एक्स इस प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जबकि एक्स इस प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है, मतलब एलिमेंट एक्स लिख देते हैं। अवयव के लिए तो अपन लोग क्या लिखेंगे, एक्स संकेत लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये जबकि का चिन्ह लगाकर क्या लिखेंगे कि भैया एक्स जो है वो इस प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वो जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी से ही आपको पता लगेगा कि इस सेट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन ने जो एग्जाम्पल क्रिएट किए थे उसमें आपके रोस्टर फॉर्म में, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो यूं लिख देता हूं, जैसे ये आपको एक सेट दे रखा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको ऐसे में लिख देता हूं, x जबकि x बिलोंग टू n है, ये लीजिए x जबकि x बिलोंग टू n है और x का जो मान है वो 10 या 10 से कम है। तो ये जो आपका जो सेट था, जो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें तो आप लोग प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हमारे बिल्कुल भी समस्या नहीं है कि इसको लिखने में, इस सेट को। जैसे दूसरा नाम निकाल देता हूं, सेट बी, एक्स जबकि एक्स बिलोंग टू एन, ये लो भैया, पहले 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख दिया। ऐसे ही जो आप लोगों ने अभी अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वरों का समुच्चय लिखा था, सेट ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसको भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो कुल मिलाकर बात यही है कि एलिमेंट एक्स लिख दीजिए और उसके बाद में एक्स जिस प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है वो प्रॉपर्टी आगे लिख दीजिए। मैन अपने को यहीं से पता लगने वाला है, यहीं से ही, कि इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों की मुख्य रोल, इसमें लीड रोल करने वाली है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये सेकंड मेथड हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड, निर्माण रूप या नियम विधि, जिससे अपन लोग समुच्चय को लिखते हैं। तो अभी तक देखो अपन ने सेट को डिफाइन कर दिया और उसके बाद में सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड है वो देख लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो जानदार शानदार तरीके से। आगे बढ़े। अब अपन लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट। अब मुख्य आनंद की कड़ियां, जो आनंद की कड़ियां हैं वो अब शुरू होने वाली हैं। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, ये समझिए आप। बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका ये है मैथ्स के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बताना चाहूंगा। समुच्चय की जो कोटि होती है, ये कोटि कोई अभी सर्दी का मौसम है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि अपन जो पहन रहे हैं वो उस कोटि, ये कोटि वो कोटि नहीं है जो पहनते हैं। इसकी अलग अलग पहचान है समुच्चय के हिसाब से। देखिए क्या है, किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में, इसको थोड़ा डिटेल से डिफाइन कर देते हैं भैया यहां से। किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में उपस्थित या विद्यमान, विद्यमान लिख देते हैं भैया लो, ये लो विद्यमान लिख दिया हमने। किसी समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या, विद्यमान अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है, जिसे समुच्चय ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए से
व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय की जो कोटि है उसके ऊपर अपने को बात करनी थी। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि समुच्चय की जो कोटि है वो अपन लोग किसे कहेंगे। ये आपकी समुच्चय की कोटि की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट। क्योंकि ये चीज अपन लोग थोड़ा थोड़ा अभी यूज करने लग जाएंगे इधर। तो हम लोग जिस संदर्भ की बात कर रहे थे उस बात को अपन लोग वापस से बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ सेट्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले मीठा सा प्यारा सा सेट है रिक्त समुच्चय। नल, एम्प्टी, वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय क्या है भैया? डिफाइन कर रहा हूं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, अर्थात रिक्त समुच्चय की जो कोटि होती है वो शून्य होती है और इसे रिक्त समुच्चय को संकेत के रूप में फाई ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट दिखाएंगे के रूप में, संकेत के रूप में फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है भैया, समझ आ गई डेफिनेशन? देखो भाई, ये आपका नल सेट नहीं है भैया, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये दोनों ही क्या नहीं है? ये दोनों नल सेट नहीं है, इम्प्टी सेट नहीं है। इनके अंदर एक एक अवयव विद्यमान है। नल सेट तो इस तरह से होता है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फाई से अपन लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो आप लोगों को रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जिसका ऑर्डर जो है वो शून्य होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं होता है, वो आप लोगों का क्या होता है स्टूडेंट? नल सेट होता है। दूसरा प्रकार स्टूडेंट आ रहा है एकल समुच्चय। देखिए, रिक्त सेट पे क्वेश्चन 2018 के सेकंड ग्रेड में आया है। अभी हम आपसे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे आप लोगों के सामने, तो आप मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सा नल सेट है और कौन कौन सा सिंगलटन सेट है। अभी सिंगलटन सेट की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद में हम लोग एक ग्रुप लेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स का, और आप मुझे उसमें से बताइएगा कि कौन कौन सा नल सेट है और कौन कौन सा सिंगलटन सेट है। तो एकल समुच्चय को डिफाइन कर देता हूं पहले मैं। आपको नाम से पता लग रहा है इसकी डेफिनेशन का, है ना? एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। बोलो किसको कहेंगे? हैं? एक अवयव हो, वेरी गुड। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों सिंगलटन सेट के एग्जांपल है, दोनों एक ही अवयव विद्यमान हो, अर्थात
एकल समुच्चय की, अर्थात एकल समुच्चय की कोटि कितने स्टूडेंट, एक होती है। ये लो भैया। तो आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी सारी की सारी। ये नल सेट की, एम्प्टी सेट की और सिंगलटन सेट की जब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है, तो मैं अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि उनमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल आप लोगों का नल सेट का है और कौन कौन सा सिंगलटन सेट का है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं, निम्न में रिक्त समुच्चय व एकल समुच्चय की पहचान करें। चलो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। एक नंबर, x जबकि एक एग्जाम्पल। दूसरा, x जबकि जीरो। तीसरा एग्जाम्पल, ये लो। ये लो। अगला, ई ये लो भैया। और लिख देते हैं एक, ये लो। 5-6 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, बताओ। और एक दो और लिख देते हैं, देखो। x जबकि x बिलोंग टू n है और ये लो भैया, पूरा बोर्ड अपन ने कवर कर दिया। अब आपको यह पहचान करनी है कि इनमें से कौन कौन सा तो रिक्त समुच्चय है और कौन कौन सा एकल समुच्चय है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लो पहले। इसमें कौन कौन है पहले ये पहचानो। आप कह रहे हो कि अक्स जेड में से होना चाहिए, अक्स इसके अंदर अक्स है, अक्स जेड में से होना चाहिए, और अक्स का जो मोड है वो 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 और -1 दोनों संख्या ऐसी हैं जेड में, है ना, इंटीजर में, है ना। इंटीजर जानते हो आप लोग सब, पूर्णांकों का समुच्चय। 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के डेफिनेशन बता दूंगा आपको मैं। हाँ,
तो 1 और -1 दो इंटीजर ऐसी वैल्यूज हैं जिनका मोड आपका 1 होगा। तो ये जो है ये ना तो रिक्त है और ना ही एकल है, रिक्त भी नहीं है और एकल भी नहीं है। ठीक है, ये लो, ये इसके लिए ये वाला काम हो गया, रिक्त और एकल दोनों ही नहीं है, ये दो एलिमेंट आ गए इसके अंदर। चलो यहां आओ, देखो इसके रूट है ना वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके जो रूट आते हैं वो काल्पनिक रूट आते हैं, है ना। और आप कह रहे हो कि सेट के अंदर अक्स है और अक्स रियल नंबर में से होना चाहिए, रियल नंबर में से तो कोई नहीं आएगा इसके अंदर, ये खाली आएगा बिल्कुल, है ना। तो ये कैसा हुआ, रिक्त हो गया, सिंगलटन नहीं हुआ। चलो आओ इसमें आओ, बनाओ। देखो अक्स है ना, है अक्स एन में से है, अक्स एन में से अक्स का मान है वो 2 या 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, एन में से है। तो भैया एन में से है तो केवल एक 2 आ गया, इसमें 2 है ना। तो ये क्या हुआ, ये रिक्त नहीं हुआ, है ना, ये रिक्त नहीं हुआ और क्या हो गया, एकल हो गया। इसको बताओ भैया, इसको बताओ भैया, इसको बताओ ये कैसा है, क्या कह रहे हो, अक्स है, अक्स एन में से होना चाहिए, अक्स का मोड है वो 1 या 1 से कम होना चाहिए, अक्स एन में से होना चाहिए और उसका मोड 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो भैया देखो मोड तो 1 से कम है ना, वो 0 भी होता है ना, लेकिन आपका एक्स एन में से होना चाहिए, अक्स का मोड 1 या 1 से कम, तो 1 से कम तो अगर आप लेंगे तो आपको अक्स कोई मिलेगा नहीं, है ना, एन में से नहीं मिलेगा, तो केवल इसमें आपको पता लग रहा है 1 आएगा इसके अंदर, 1 है ना। तो फिर ये भी आपका नल सेट तो नहीं हुआ और एकल हो गया। इसको बताओ भैया, अक्स है इसमें सेट में और ये 0 होना चाहिए और अक्स रियल नंबर में से है, तो आपको जब आप इसके मूल निकालते हो ना तो 2 और 3 मूल आएंगे इसके, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, है ना। तो ये आपका न तो रिक्त है और न ही क्या है, एकल है। ये देखो अक्स है, मोड अक्स का मान 2 या 2 से कम है और अक्स जेड में से है, अक्स जेड में से है इस बार देखो, तो अक्स जेड में से है और मोड अक्स 2 या 2 से कम है, तो इसके अंदर तो आप लोगों के बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगे भैया, है ना। मोड अक्स है वो 2 या 2 से कम है, तो देखो +-2 भी आ जाएगा इसमें जेड में से, तो अच्छा फिर +-1 भी आ जाएगा, और 0 भी आ जाएगा, बताओ और भी आएंगे क्या, +2 का मोड भी 2 के बराबर हो जाएगा, -2 का मोड भी 2 के बराबर हो जाएगा, -1 का मोड, -1 का मोड है वो 2 से छोटा हो जाएगा, +1 का मोड भी 2 से छोटा हो जाएगा, और जो 0 है उसका मोड भी क्या हो जाएगा, 2 से छोटा हो जाएगा। तो इसके अंदर तो भैया ये 5 एलिमेंट आ गए इसके अंदर, तो 5, तो ये भी ना तो रिक्त है और ना ही क्या है, एकल है। इसको बताओ, अक्स है, अक्स एन में से है और x स्क्वायर -1 बराबर 0 है, तो देखो आप जब इसको 0 बराबर करते हो तो अक्स के मान +-1 आते हैं, +-1, और आप एन में से लेना चाह रहे हो अक्स को एन में से, तो इसके अंदर तो सिर्फ 1 ही आएगा, केवल 1, है ना। तो 1 आएगा तो ये रिक्त तो नहीं है, परंतु क्या हो गया, एकल हो गया। इसको देखो, इसमें क्या होगा, अक्स है, अक्स आर में से है और अक्स स्क्वायर +1 बराबर 0 है, तो देखो अक्स स्क्वायर +1 बराबर जब तुम 0 लेके चलते हो ना, अक्स स्क्वायर +1 बराबर 0 लेके चलते हो, तो यहां से स्टूडेंट अक्स स्क्वायर बराबर -1 प्राप्त होता है, तो यहां से तो फिर देखो अक्स बराबर आपका +-√-1 प्राप्त होगा, +-√-1 है, तो ये तो भैया देखो + आयोटा आ गया, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। और आप क्या कह रहे हो कि अक्सर अक्स रियल नंबर में से होना चाहिए, तो इसके अंदर भैया खाली आ गया, है ना, तो खाली आ गया तो रिक्त तो हो गया और सिंगलटन नहीं हुआ। तो कई जगह आप लोगों ने 2 क्रॉस देखे हैं, देखो, है ना, ये देखो कई स्थानों पे आपने 2 क्रॉस देखे हैं, कई स्थानों पे आपने 1 क्रॉस देखा है, 1 गुट देखा है, तो आपको सारा पता लग गया कि ये जो सेट है इनमें से कौन कौन से सेट जो है वो आपके रिक्त समुच्चय हैं और कौन कौन जो सेट है वो
आपके एकल समुच्चय हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और इन उदाहरणों से आप लोगों का सारा जो काम है वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। तो 2018 के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया भैया 2018 में। क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? चलो देता हूं आपको ऑप्शन में। पहला जो सेट दिया उसमें x लिखा, जबकि मोडक्स जो है n में से, मोडक्स है वो 1 से कम है, एक। दूसरा ऑप्शन था x है जबकि x n में से हो और मोडक्स 5 है। तीसरा है x है जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 और x r में से है। और जो चौथा ऑप्शन दिया इसमें दिया x है जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और x बिलोंग टू r है। तो चलो बताओ स्टूडेंट, इसमें आप लोगों का क्या आंसर आएगा? सिंगलटन सेट कौन सा है? बताओ फटाफट। कौन सा आ रहा है भैया? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने सही बताया है। अभी आंसर डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 लोगों ने सही बताया है। बाकी और रिप्लाई करो, बस इतना ही टाइम मिलता है। देखो आ जाओ। वाह, लगभग 45-46 लोगों का सही हो गया भैया। देखो देखें, मोडक्स 1 से कम है, एक्स एन में से मोडक्स 1 से कम है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। एक्स का मोड 1 से कम है और एक्स एन में से होना चाहिए, तो मोड 1 से कम और एन में से कोई नहीं है। सबसे पहले उत्तर मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, हैं? हो गया काम। लेकिन फिर भी चलो, एक्स एन में से होना चाहिए, मोड एक्स 5 होना चाहिए, तो सिर्फ 5 आएगा। इसमें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो -1 आएगा इसके अंदर, -1। ठीक है, इसमें बताओ आर में से होना चाहिए, +-1 आ गया है ना, आर में से होना चाहिए। तो ये वाला स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का सही है, एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो मैं आगे अब इसमें बढ़ता हूं और आपसे और बातें करता हूं। नेक्स्ट प्रकार में बात कर रहे थे अपन लोग, 3 नंबर बात करते हैं। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो
परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन लोग। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, फाइनाइट ही है। मतलब एलिमेंट्स लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, वो आप लोगों का सेट हो कि काउंटेबल हो, यूं समझ लीजिए काउंटेबल हो, पता हो भाई इतने हैं। दूसरा है अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। अब जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो भैया, अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से आएंगे, ये एग्जाम्पल भी बता देता हूं, और ये जो अभी मैं बता रहा हूं वो जो रिलेशन वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये जो सिंबल हैं ये हमारे बहुत काम में आएंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो एक सेट में डिफाइन होगा और उस सेट का कोई ना कोई अगला नाम देगा। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी के एग्जाम्पल हैं सारे, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। हाँ, तो एग्जाम्पल भी हो जाते हैं हमारे और उनके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट इसको, एन से, नेचुरल नंबर का सेट, और इसमें ये लो अंत तक चलती जाती है, अनंत तक, है ना। दूसरा स्टूडेंट पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये लो। तीसरा स्टूडेंट पूर्णांकों का समुच्चय, इसको आई या जेड से लिखते हैं, 0 है, +-1 है, +-2 है, ये भी चलती जाती हैं आगे। अगला है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, डिनोट करने का सिंबल है क्यू, और इसमें क्या होता है पी बटा क्यू रूप के नंबर लिखे जाते हैं, जबकि पी इंटीजर होना चाहिए और क्यू इंटीजर होना चाहिए, बट क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और जब आप पी में क्यू का भाग देंगे तो आपके सामने दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी, या तो जो भाग है वो शांत हो जाएगा, और अगर भाग अगर शांत नहीं होगा तो फिर पुनरावृत्ति होगी अंकों की, 1 अंक की या 2 अंक की या 3 की या 4 की या 5 की या 10 की या 7 की या 8 की पुनरावृत्ति होगी, अंक 2 अंकों के बाद में, 3 अंकों के बाद में, 4 अंकों के बाद में। तो जब आप पी में क्यू का भाग देंगे तो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, भाग खत्म हो जाएगा शांत दशमलव वाले, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉट टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगी। तो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, या फिर टर्मिनेटिंग स्थिति आपको देखने को मिलेगी जब आप पी में क्यू का भाग देंगे तो। ओके, शांत दशमलव या फिर अशांत है परंतु फिर आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर्स का सेट हो गया। अब हम लोग आगे जो हैं वो अपन लोग पढ़ते हैं, और भी देखो अभी हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो इसके। हाँ, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय,
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या होगा? नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग नंबर, भाग खत्म भी नहीं होगा और आवर्ती भी नहीं होगी, है ना। और इसको अपन लोग क्यों के ऊपर सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और वैसे तो देखो, इसको रियल नंबर में से जो रेशनल नंबर है उनको आप कम कर दो, जो रियल नंबर है उसमें से आप रेशनल नंबर को कम कर दो। और अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x, जबकि x एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या x जबकि x एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। और अगला जो है वो है स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रियल नंबर आर, तो क्यों और परिमेय और अपरिमेय का यूनियन कर देंगे अपन लोग। परिमेय और अपरिमेय का यूनियन जो है वो आप लोगों का सेट ऑफ रियल नंबर होगा आपका। उसके बाद में स्टूडेंट धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कौन सा होता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आर पॉजिटिव से डिनोट करेंगे इसको, एक्स जबकि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और रियल नंबर में से होना चाहिए एक्स, है ना, ग्रेटर देन 0। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कौन सा होता है? आर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। और एग्जांपल देखो, ये जो डेफिनेशन है ये हमें पता है ऑलरेडी, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन हमें पता है, एग्जांपल्स के अंतर्गत अपनी वार्तालाप चल रही है। एक होता है सर स्टूडेंट धनेतर, धनेतर वास्तविक संख्या, धनेतर में धन उतर जाता है, धन उतर जाता है, धन उतर जाता है, धन रहता ही नहीं है, धन उतर जाता है भैया। धन उतर जाता है इसका मतलब क्या बचा? ऋण बचा, और 0 भी साथ में आ गया। एक होता है ऋणेतर, ऋणेतर, ऋणेतर में क्या होगा? ऋण उतर जाएगा तो धन बचेगा, है ना, और 0 तो आएगा ही आएगा। और एक होता है स्टूडेंट शून्येतर, देखो इसको तो बोलते हैं, धनेतर को तो बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, इसको बोलते हैं नेगेटिव रियल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, और इसको बोलते हैं नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो रियल नंबर में से केवल आपको 0 को कम करना है, रियल नंबर में से किसको कम करना है? केवल 0 को कम करना है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आप लोगों को इन जो संकेत हैं और या ये जो आपकी शब्दावली है इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपन जब रिलेशन का टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये चीजें हमारे बिल्कुल काम में आने वाली हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल देखे अपन ने? इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल देखे, तो इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल भी हो गए, चलो, और ये चीजों की आपको जानकारी भी मिल गई, समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो फिर अब एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी बात हम लोग करने वाले हैं, और वो बात क्या है? इक्विवेलेंट सेट की बात है। इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय, अगला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, 5वां प्रकार। इक्विवेलेंट सेट
आपको पता है इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? ये दो सेट्स की कंपेयर हो गई, अब एक सेट की बात नहीं रही, अब दो सेट्स की कंपेयर की बात हो गई। तो कोई दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, अर्थात उन दोनों सेट्स का ऑर्डर समान हो, बस केवल। ठीक है, तो इसको अपन लोग लिखते हैं, कोई दो समुच्चय ए व बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि नंबर ऑफ ए व नंबर ऑफ बी का मान समान हो। मतलब ए में जितने अवयव उतने अवयव बी में होने चाहिए, अवयव चाहे अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, तो अपन लोग क्या कहेंगे कि ए और जो बी सेट है वो कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है। ए और बी सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है। ये सिंबल अपन लोग को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये तो। इक्वल सेट समान समुच्चय, इक्वल सेट किसे कहेंगे भैया? अब देखो बात ये, इक्वल सेट में क्या है, दो सेट्स के अंदर एलिमेंट भी सारे के सारे सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए। एलिमेंट खुद भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो या तो अपन लोग इसको यूं कह सकते हैं, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ए बी का सबसेट हो तथा बी ए का सबसेट हो, तो निश्चित रूप से ए बराबर क्या होता है? बी होता है। ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई है ना। बाकी नॉर्मल शब्दों में तो यूं कहेंगे कि भैया देखो ए और बी जो दो सेट है ना वो समान समुच्चय होंगे अगर दोनों में अवयवों की संख्या समान हो और अवयव सारे के सारे अवयव भी समान हो। ठीक है ना, जैसे यूं कह देंगे, जैसे इसमें 1 2 3 लिए है ना, तो दूसरे के अंदर तेरे को सिर्फ 3 1 2 आगे पीछे लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस के अंदर ये दोनों क्या होंगे? समान समुच्चय होंगे। तो देखो एक बात आपको यहां से सीखने को मिलती है कि जो समान समुच्चय होते हैं वो तुल्य समुच्चय तो होते ही हैं हमेशा, लेकिन जो तुल्य समुच्चय हैं उनका समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। ये वाली बात भी आपको यहां से सीखने को मिल रही है। चलो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं सबसेट के बारे में बात करते हैं। सबसेट, सबसेट आओ। सबसे गजब लम्हा इस समय चल रहा है, क्योंकि अब जो अपन चीज पढ़ने वाले हैं ना उस पे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब जो पार्ट है, अब जो अपन जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? सबसेट, उप समुच्चय। अब थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहना है कि क्या क्या बोला जा रहा है।
तो देखिए सबसेट को डिफाइन करता हूं। कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का, कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। ये वाली बात आप समझिए। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको लिख के बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग देख पा रहे हो कि जो है ए सेट ये है, बी सेट वो है, तो ये ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है ना। ए बी का क्या है, सबसेट है। तो हालांकि आप ए में 1 2 3 ले लेते हो तो भी है वो ए हो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तीनों के तीनों ले लेते हो तो भी ए बी का सबसेट कहलाएगा। हाँ, तो कोई समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। इसे संकेत के रूप में इससे व्यक्त करते हैं। जब सबसेट सबसेट की बात आती है तब तो ए सबसेट बी है या फिर ए बी के बराबर है। भाई बराबर भी हो सकता है और ए बी का सबसेट भी हो सकता है, इसे व्यक्त करते हैं। इस स्थिति में बी है ना, बी उसको कहेंगे सुपरसेट, अधिसमुच्चय। बी है वो सुपर होगा भैया। बी क्या कहलाएगा इस स्थिति में, बी को क्या कहेंगे अपन लोग, सुपर सेट कहेंगे। अब देखिए कुछ बारीक बातें मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि ए है वो बी का सबसेट तो हो, परंतु ए बी के बराबर नहीं हो, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट, देखो ए बी का सबसेट हो परंतु ए बी के बराबर नहीं हो, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का हिंदी अर्थ है वास्तविक उपसमुच्चय। ए बी का सबसेट हो परंतु ए बी के बराबर नहीं हो, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। ये आपको नोट लगाने वाली बातें हैं। एक, यदि ए बी का सबसेट नहीं हो और केवल ए बराबर बी हो, ए बी का सबसेट नहीं हो, केवल ए बराबर बी हो, तो ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट विषम उपसमुच्चय कहते हैं। देखो ए अगर क्या हो, बी का सबसेट हो, परंतु
ए है वो बी के बराबर नहीं हो तब ए को क्या कहते हैं, बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। और वास्तविक उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए इस संकेत से व्यक्त करेंगे। और जब ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय नहीं हो, केवल बराबर वाली जो स्थिति है, तब अपन लोग क्या कहेंगे, ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट हम लोग कहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं कुछ ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको और थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा। जब देखो सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं तब तो आप लोग दोनों सब ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल सबसेट को बता रहे हैं। ठीक है, और जब आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में जब आप प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो केवल आप लोगों का ये सिंबल आएगा, और इसमें जो है वो आपका ए है वो बी का सबसेट तो होगा, लेकिन बराबर वाली कंडीशन अपने को इसमें शामिल नहीं करनी है। और जो बराबर वाली जो कंडीशन है वो आप लोगों की जब ली जाएगी तो जो ए है ना वो बी का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, विषम उपसमुच्चय उस केस में कहलाएगा। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेता हूं और वो सारी चीजों को थोड़ा सा अलग अलग मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूं। चलिए देखो, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो ए के बनने वाले सभी उपसमुच्चयों की संख्या की 2 की पावर n होती है। कारण दूंगा अभी आपको मैं। अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अरिक्त जो उपसमुच्चय है उनकी संख्या ये होती है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई जो सेट है ए वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, और फाई जो है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखो, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो ए के वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या जो प्रॉपर जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर n-1 होती है। इसमें और इसमें फर्क है, इस 2 की पावर n-1 में और इस 2 की पावर n-1 में फर्क है। क्या फर्क है मैं बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ये जो मैंने बातें लिखी इनको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो, आप लोगों के पास ये एलिमेंट है n, ये n एलिमेंट आप लोगों के पास है स्टूडेंट।
है ना। ये बातें जो मैंने लिखी हैं इनको मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक सेट में n एलिमेंट लिखे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस सेट में जब n एलिमेंट है तो जो बनने वाले जो सबसेट की संख्या है वो 2 की पावर n क्यों होती है, थोड़ा सा अपन इस बात पे फोकस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम जब इसके सबसेट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है उनमें से एक भी एलिमेंट चूज नहीं करेंगे, जो रिक्त आपका उपसमुच्चय है वो बनाएंगे पहले तो, फिर इन एलिमेंट्स में से अपन लोग एक एक एलिमेंट चूज करेंगे, मतलब अपन लोगों को कॉम्बिनेशन का उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे संचय का उपयोग करना पड़ेगा, समूह बनाने पड़ेंगे हमें कि भैया इनमें से जैसे एन है तो एन में से एक एक को लेकर कितने समूह बन सकते हैं। क्रम का कोई महत्व नहीं होता, जैसे आप लोग जानते हो कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना, केवल समूह बनाना है अपने को। तो एन में से जैसे जीरो लेकर कितने समूह बनेंगे, एन सी जीरो समूह बनेंगे। एन में से फिर एक एक लेंगे तो एन में से एक एक लेंगे तो फिर एन सी वन समूह बन जाएंगे, है ना। फिर एन में से दो दो लेंगे, दो दो एलिमेंट इनमें से लेंगे तो वो फिर एन सी टू समूह बन जाएंगे। तो जितने समूह बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट बनेंगे, आपको बताइए। जैसे एन में से एक एक ले लिया आपने, x1 ले लिया, फिर x2 ले लिया, फिर x3 ले लिया, फिर एन में से दो दो ले लिया, x1 x2 ले लिया, x2 x3 ले लिया। ऑर्डर का कोई प्रेफरेंस नहीं इसके अंदर, x1 x2 और x2 x1 एक ही चीज है इसमें, है ना। दो एलिमेंट लेने हैं तो एन में से दो एलिमेंट लेकर बनने वाले जो संचियों की संख्या nc2 होती है, एन में से तीन लेकर बनने वाले nc3 होती है। ऐसे आप लोग जैसे एन में से एन एलिमेंट लेंगे तो जो समूह बनेंगे वो एक ही समूह बनेगा, सारे के सारों का एक ही। तो इस तरह से एन में से एक एलिमेंट लेकर बनने वाले समूह ये हैं, एक लेकर, देखो कोई भी एलिमेंट नहीं लिया वो समूह ये हैं, एक एलिमेंट लेकर बनने वाले समूह ये हैं, दो वाले ये हैं, तीन वाले ये हैं, और सब के सब लेकर बनने वाले समूह ये हैं। इन सबको आप जोड़ दोगे ना तो ये जो योग आएगा ना, ये योग ही टोटल सबसेट्स की संख्या होगी। अब ये योग कितना होता है स्टूडेंट, ये योग आपको मैं बता दूं 2 की पावर n होता है। ये योग कितना होता है स्टूडेंट, 2 की पावर n होता है। क्यों होता है वो भी चलो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। देखो अपन लोग एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जानते हैं, ये वाला 1 + x की घात n, द्विपद प्रसार जानते हैं अपन लोग। देखो क्या होता है, nc0 nc1x nc2x², ये द्विपद प्रसार आप सब जानते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ये द्विपद गुणांक होते हैं, ये वाले, है ना, गुणांक होते हैं। और ये दोनों ओर से समान दूरी पे जो गुणांक होते हैं ना वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं वैल्यू में, है ना। जैसे nc0 nc n के बराबर होता है, nc1 nc n-1 के बराबर होता है, nc2 nc n-2 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये वाला जो है वो आपका द्विपद का प्रसार है। अब आप लोग इसमें एक काम करो, x की 1 पुट कर दो, पुट x = 1, पुट x = 1, हाँ, तो क्या आएगा 2 की पावर n बराबर बोलो nc0, आप लोग 1 पुट कर रहे हैं एक्सिस का, तो nc0 nc1 nc2, ये देखो आप लोग। तो ये जो चीज है ना, जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वो वाली चीज आपको वहां से समझ में आ रही है कि ये जो योग होता है वो 2 की पावर n होता है, इसलिए हम लोगों ने ये वाली बात कही है। समझ आ गई आपको। रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, क्योंकि देखो इस ये जो आपका सेट था इसके आपने जो सबसेट बनाए, इनमें ये वाला जो सबसेट है ना ये रिक्त है। कैसा है, ये रिक्त है। एन में से कोई एलिमेंट नहीं लिया तो खाली, जैसे ये वाली बात आप कह रहे हैं, है ना। तो खाली वाला अपने को हटाना है, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तो जो टोटल सबसेट बने उनमें से एक कम कर दो आप लोग, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय होता है, ठीक बात है। कोई समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखो जब आप एन में से एन एलिमेंट लेकर जो समूह बनाएंगे, जैसे एन एलिमेंट है, इनमें से सारे के सारे ले लेंगे तो वो आपका जो सेट ए है वो खुद ही आ जाएगा उस समय, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये जो सबसेट है ये इस वाली बात को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। कोई समुच्चय ए स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब ये देखिए, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव है तो ए के वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होती है। देखिए इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं, इस वाली लास्ट वाली लाइन को हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। और इसके लिए हम लोग जो अभी अपना जो मेन जो कार्य है वो अब ये वाला कार्य है, इसके ऊपर अपन लोग बात करते हैं, ठीक है। आओ अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन लोग, है ना, और उसके माध्यम से अपन लोग सारी चीज सीखने वाले हैं। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया और उसमें आप लोग देख पा रहे हो कि कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को पता है कि जो वो इसके जो सबसेट बनने वाले हैं, है ना, तब एक के जो उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी बताओ, 2 की पावर 3। 8 सबसेट इससे बनने वाले हैं। वो मैं 8 सबसेट आपको बना के दिखाऊं। देखो अगर आप इन 3 में से कोई भी एलिमेंट नहीं लें तो ये बन गया, है ना। एक एक एलिमेंट लें 3 में से एक एक, तो 3 C1 3 बनेंगे, 3 C1 3।
ये देखो 1 2 3। अब आप 3 में से 2 एलिमेंट लेके जो बनाओगे तो 2 एलिमेंट लेने के जो तरीके हैं वो एक तो ये है, एक ले लिया, एक 3 ले लिया और 2 3 ले लिया, ठीक है। और अब आप 3 में से तीनों लोगे, ये लो। ये जो आपने बनाए हैं स्टूडेंट, ये एक क्या है, सब के सब ये जो हैं ये सब क्या है, एक के सबसेट है। ये सारे के सारे बना दिया आपने एक के सबसेट। तो 8 बन गए। एरिथ कितने बनेंगे, 7 बन गए। अच्छा, अब इसमें देखो यदि किसी समुच्चय ए में एन अवयव हो तो एक के वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे मैंने आपको प्रॉपर सबसेट में बताया था कि ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को इसके बारे में ये कहना पड़ेगा कि ये जो आपने बनाया है ना सेट, ये जो सबसेट बनाया है, ये सबसेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये वाला जो सेट है वो इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ए सबसेट बी हो बट ए बराबर बी नहीं हो, तब अपन ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर सबसेट आपके जो है वो ये वाले 7 है, ये वाले 7 है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपने बनाया है वो इस सेट ए का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, विषम उपसमुच्चय है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोगों की 1 बाय 1 क्लियर होनी चाहिए। चलिए, कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं सबसेट वाले बात पे, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो बहुत एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है सबसेट वाली कहानी से। देखिए क्या है, सेकंड ग्रेड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था मैं आपके सामने रखता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी पूछा गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो न्यूमेरिक है वो चेंज होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो लिख रहा हूं। 2 परिमित समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए व बी में क्रमशः है एम व एन अवयव है, एम व एन अवयव है। यदि प्रथम समुच्चय ए के यदि प्रथम समुच्चय ए के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय बी के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। और इस समय जो ऑप्शन दिए स्टूडेंट वो दिए 2 4 4 2। ये 4 ऑप्शन आपको इस समय दिए। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। 2 परिमित समुच्चय हैं ए और बी, उनमें एम और एन एलिमेंट हैं, और प्रथम समुच्चय के जो कुल सबसेट की जो संख्या है वो दूसरे समुच्चय बी के कुल सबसेट की संख्या से 12 अधिक है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एम है, सेट ए में एलिमेंट एम है, तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर एम। टोटल सबसेट्स की बात कर रहे हैं। एन है बी सेट में, तो उसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर एन। अब ये कह रहा है कि ए के बनने वाले सबसेट्स की संख्या वो बी के बनने वाले सबसेट्स की संख्या से 12 अधिक है। तो ए वाले सबसेट ये है, वो बी वाले सबसेट से 12 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना है। अब आप एम और एन के जो मान हैं वो आप लोग इसमें रखिए। जैसे आप एम की जगह 2 और एन की जगह 4 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई होता है, होने की संभावना नहीं नजर आएगी, है ना। कि 2 की पावर 2 4, ये तो पहले से 12 ज्यादा है। वो देखिए 4 और 3 रखिए। एम की जगह 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16, और एन की जगह 3 रखेंगे 2 की पावर 3 8, 8 और 12 और 8 20, ये वाला भी नहीं होगा।
ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब ये देखो m की जगह 3 और n की जगह 6, इससे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही ज्यादा है, तो 6 रखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। चलो छोड़ो, ये देखो देखें 6 और 3 वाला पेयर कैसा बैठ रहा है। तो 6 और 3 देखो, 2 की पावर 6 32, और देखो ये 2 की पावर 6 तो आपका 32 हो गया ना, और 2 की पावर 6 तो 64 हो गया भैया, 2 की पावर 6 64 हो गया, 3 2 5 1 6, हाँ तो कितना हो गया 64 हो गया क्या, 2 4 2 8 2 16 32 64। अब देखो इधर n का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, इसका मतलब कुछ से अपने कोई करेक्शन होगा, 4 2, ये ऑप्शन करेक्शन है भैया, यहाँ पे 4 2 है। हाँ मैंने सोचा कि ऐसे क्या हुआ, तो क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना इसको, है ना, तो अब अपन लोग इसको दोबारा चेक करेंगे, एक बार इसको दोबारा चेक करो, 4 2 है इसके अंदर ऑप्शन में, है ना, तो चलो दोबारा से इसको चेक करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को। m की जगह 4, तो 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16, हाँ 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16, और n की जगह कितना 2, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4 और 12 16 हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया इसका, है ना। तो अपने को 4 3 की जगह 4 2 करना है, वरना तो फिर कोई सही नहीं आएगा। ओके, अच्छा जो ग्रेड फर्स्ट जो थी, ग्रेड फर्स्ट में यहां पे 12 की जगह 56 अधिक थे, 56 अधिक थे 12 की जगह, ये ग्रेड फर्स्ट 2013 में पूछा गया है, ग्रेड फर्स्ट में 2013 में पूछा गया है ना। तो और इसके जो ऑप्शन दिए स्टूडेंट ये हैं 7 6, थोड़ा ऑप्शन अपन लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखेंगे, 5 1, क्योंकि ये सारा खेल ऑप्शन से ही होने वाला है, 6 3 और 8 7। चलो आ जाओ, पता करके बताओ क्या क्या आंसर आने वाला है, कौन सा आंसर आएगा बताइए आप लोगों को बताना भैया कि आंसर क्या आएगा। देखो 7 रखो, 2 की पावर 7, अभी 64 देखा था, 6 64 7 128, 6 बोलो 64 और 12 बराबर नहीं आएगा, छोड़ो, 5 और 1 देखो, 5 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 1 2 और 12 14, ये भी नहीं आएगा। 6 और 3 देखो, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर, अरे यार 64 तो लिखा ही नहीं अपन ने, वो 56 तो लिखा ही नहीं इसके अंदर है, अरे 56 लिखना पड़ेगा ना मेरे भैया, तो जरा 56 लिखो ना पहले, ऐसे ही क्या करने लग गए, दोबारा से चेक करो। आओ 7 और 6, तो 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 6 हो गया 64 प्लस 56, चलो ये तो बैलेंस नहीं होगा, चलो ये तो सही है कि ये नहीं होगा उत्तर। 5 1, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 1 2, चलो यहां तक भी मामला ठीक है, ये भी नहीं होगा। 6 और 3, 2 की पावर 6 बोलो 64, 2 की पावर 3 8, और ये 56, मामला बैठ गया ना, ये लो, इसका मतलब इसका ये वाला जो है वो राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं भैया, ये जरूर ध्यान दे लेना, 12 अधिक है तो 12 अधिक है, 56 अधिक है तो 56 अधिक है, कम है तो कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है भैया, तो माइनस करना पड़ेगा तुमको। ओके, अब देखिए 2022 के सेकंड ग्रेड में क्या क्वेश्चन आया, उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बढ़िया वाले तरीके से। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2022 के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, बताना, एक सेट दे रखा है स्टूडेंट आपको एस, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का उपयोग हमें करना आना चाहिए, थोड़ा सा अपन लोग ध्यान पूर्वक करते हुए चलेंगे, कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे। हाँ एस बराबर ए बी सी डी ई, है ना, ये एक सेट है, और इस सेट में आपके 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो एस के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो तब एस के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या
कितनी है? जो अवयव सी रखते हैं परंतु डी नहीं। डी नहीं रखते। सी को तो रखते हैं परंतु डी को नहीं रखते भैया। मतलब आपको इसके ऐसे सबसेट बताने हैं जिनमें सी तो सभी सबसेट में आना चाहिए और डी किसी में नहीं आना चाहिए। तो समझ लो कि डी की तो छुट्टी हो गई, और वैसे सी सब में पड़ा रहेगा, पड़ा रहने दो। सी को ये समझो कि सब में रख दिया हमने। अब तुमको एलिमेंट किस में से? ए बी ई। ए बी ई ये देखो, इसके जितने सबसेट बना सकते हो ना वो इस सी के साथ आप लोग मिला दो। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे स्टूडेंट? 2 की 4 3 8। तो उसी के साथ जैसे ए लिख दो, उसी के साथ फिर बी लिख दो, उसी के साथ फिर ई लिख दो। जैसे इसके जो 8 बनेंगे ना, उन 8 में जो एलिमेंट आएंगे वो सी के साथ आप मिला दो। 3 में से 1 1 लिख दो, सी के साथ 3 बन गए। फिर 3 में से 2 2 लिख दो, सी के साथ। फिर 3 में से 3 लिख दो, सी के साथ। तो कितने सबसेट बन गए? 8। यही क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 जो आपकी 16 का जो एग्जाम था उसमें ये ए बी सी डी की जगह 1 2 3 4 और 5 आया था, है ना। और ये पूछा था कि एक सेट एस है, तब एस के ऐसे सबसेट कितने होंगे जो अवयव 2 को तो रखते हैं, 2 को तो रखते हैं परंतु 4 को नहीं, 4 को नहीं रखते। तो सेम यही क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना था? 8 था। इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 है और इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 है। सेम ही क्वेश्चन है ये, बस वो 1 2 3 4 5 कर दिए और उसमें ए बी सी डी ई थे। तो आज हमने यहां तक अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फिर मिलेंगे और आप क्लास को सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित कराएं। क्लास को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका ये जो अपना ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।